हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जो हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है आपकी वो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। एज यू नो कि JKSSB ने जो अपना रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो अपडेट कर दिया है और रिक्रूटमेंट्स जो है काफ़ी सारी आई भी हैं। सो इन परसुएंस ऑफ दैट आप सबको पता होगा कि स्पार्क इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पे फीमेल सुपरवाइजर जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। एंड एज यू ऑल नो आई विल बी टेकिंग द स्पेशलाइजेशन इन दैट कोर्स, जहाँ पे मैं 2 या 3 यूनिट्स जो हैं आपके सोशल वर्क के वो पढ़ाऊंगी। ये जो कोर्स है ये एक पेड इनिशिएटिव है जो बेसिकली आपके 3 मंथ्स की ड्यूरेशन का रहेगा। कोर्स वैलिडिटी 1 साल की आपकी रहेगी। एंड ये जो कूपन है स्पार्क 95 यूज करके आपको ये ऑनलाइन कोर्स सिर्फ 299 का मिलेगा। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए थी कल तक, लेकिन बिकॉज बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाए बिकॉज उनके पेमेंट इश्यूज हो गए थे, हमारे सर्वर में कुछ इशू हो गया था, उस वजह से ये ऑफर जो है आज रात 12 बजे भी जो है एक्सटेंड कर दी गई। आज रात 12 बजे तक जो जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को लेते हैं स्पार्क 95 कूपन लगाकर, उनको जो ये कोर्स है ऑनलाइन कोर्स 299 में मिलेगा। इसी कोर्स का जो पहला लेक्चर था जो कि पावर्टी पे था वो मैं ले चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप जाकर वो लेक्चर देखिए। एंड उसी लेक्चर से रिलेटेड जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक इसको रिवीजन का इनिशिएटिव कह लीजिए या इसको एक आपकी नॉलेज टेस्ट करने का इनिशिएटिव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम जो है वो MCQs लेकर आए हैं पावर्टी के ऊपर। बिना देरी किए लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द क्लास। राइट, तो आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू इकोनॉमिस्ट्स यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो इकोनॉमिस्ट जो है यूज करते हैं जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड ऑक्यूपेशन, वो कितने एसेट्स ओन करते हैं, कितनी जमीन जायदाद है और वो क्या काम करते हैं, ये वाला। एनुअल इनकम, वो साल में कितना कमाते हैं। सेविंग्स, वो साल में कितना बचाते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर देखा जाए तो इन तीनों मेथड्स को यूज किया जा सकता है आपके पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन इनमें से जो सबसे फीजिबल मेथड है वो है ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड ऑक्यूपेशन। इनकम वेरी करती है, कितना कमा रहे हो, किसी सीजन में कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, क्या है क्या नहीं है, उन सब चीजों की वजह से इनकम जो है वो वेरी करती है। राइट, सेविंग्स, अब बचत भी जो है वो भी वेरी करती है कि कितना बचा पा रहे हो, एक महीने में भी ज्यादा बचाया, दूसरे महीने आपने कम बचाया, तो वो डेटा की जो कलेक्शन है उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से जो सबसे फीजिबल मेथड है वो है ओनरशिप ऑफ एसेट्स और ऑक्यूपेशन के बेसिस पर जो है आप हमारे इकोनॉमिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the main reason behind the poor people in India getting limited economic opportunities? आपको 4 रीजंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी रीजन है, सबसे बड़ा वजह है जिस वजह से जो है जो आपके गरीब लोग हैं इंडिया में उनको बहुत कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सबसे पहला ऑप्शन लैक ऑफ स्किल्स एंड बेसिक लिटरेसी, उनके पास स्किल नहीं होता और वो पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस की कमी है हमारे पास अपने एम्पल स्कूल्स नहीं है, हमारे पास जो है इतनी नौकरियां नहीं है। राइट, मोस्ट ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज, उनमें जितने भी गरीब हैं वो सारे जो है गांव या पिछड़े इलाकों से आते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है अगेन जो आंसर है वो है आंसर ए, उनके पास स्किल्स नहीं है और बेसिक लिटरेसी नहीं है, जिस वजह से वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से वर्जित रह जाते हैं, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो लिमिटेड रह जाती हैं। रिसोर्सेज भी सफिशिएंट हैं, आपके जरूरी नहीं है कि जो भी गरीब होगा वो आपका सिर्फ रूरल एरिया से आएगा, आपके अर्बन पुअर भी जो है वो होते हैं। राइट, सो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। राइट, थर्ड क्वेश्चन, which of the following are the 2 categories of poverty identified by the United Nations Development Program? इनमें से कौन सी ऐसी 2 कैटेगरीज हैं पावर्टी की जो UNDP ने रिकॉग्नाइज करी हैं? इनकम एंड ह्यूमन पावर्टी, इनकम एंड रिलेटिव पावर्टी, रूरल एंड एब्सोल्यूट पावर्टी, रूरल एंड रिलेटिव पावर्टी। ओके, रूरल पावर्टी, एब्सोल्यूट पावर्टी
एंड रिलेटिव पॉवर्टी जो है हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ा था। ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा लेक्चर के बाहर है, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो इसका आंसर जो है वो है इनकम एंड ह्यूमन पॉवर्टी। अब इनकम पॉवर्टी क्या होता है? इनकम पॉवर्टी होता है जब मेरे पास मॉनेटरी रिसोर्सेज की कमी हो, यानी मेरे पास पैसे की दिक्कत हो, पैसे की किल्लत हो, मेरे पास पैसे ही नहीं है अपने जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, इनकम पॉवर्टी। एंड एज अपोज टू दिस ह्यूमन पॉवर्टी क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी एक ऐसी पॉवर्टी है जहां पर ह्यूमंस के पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है अपने लिए इनकम अर्न कर सके। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो इसमें इनकम पॉवर्टी नहीं आएगी, वो मेरा ह्यूमन पॉवर्टी है। लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूं, उसके बावजूद जो है मैं एक चपरासी की नौकरी कर रही हूं, 7 लोगों का घर चला रही हूं, उसकी वो जो है वो इनकम पॉवर्टी है मेरे लिए। मेरे पास पैसे नहीं है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, स्किल सेट भी है, पढ़ी लिखी भी हूं, सब कुछ है, लेकिन मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूं, वो इनकम पॉवर्टी है। ह्यूमन पॉवर्टी क्या है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका इंसान है, उसी में क्षमता नहीं है कि वो पैसे कमा सके, उसी में क्षमता नहीं है, उसी में कैपेबिलिटी नहीं है, उसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो अर्न कर सके। दैट इज ह्यूमन पॉवर्टी। एंड इनकम एंड ह्यूमन पॉवर्टी जो है ये 2 कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी हैं जो आपके यूएनडीपी ने रिकॉग्नाइज करी है। कौन मुझे बताएगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होते हैं? Comment down in the chat box नीचे, ठीक है? I'll wait for your comments. Right, moving on to the next question. Which of the following is a characteristic of people below the poverty line? इनमें से कौन सी ऐसी जो है प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है उन लोगों की जो पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं? डेट ट्रैप, जेंडर इनइक्वालिटी, पुअर हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। डेट ट्रैप क्या होता है? वो कर्जे में डूबे हुए होते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, आपके आदमी और औरतों के बीच में जो है बहुत फर्क देखने को आपको मिलता है। पुअर हेल्थ, ज्यादातर बीमार रहते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीजें ऊपर वाली, इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको याद हो, हम ये चीज पढ़ चुके हैं इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी में। अगर आपको वो स्लाइड याद आ रही हो, नहीं याद आ रही, एक बार दोबारा से जाकर लेक्चर देखिएगा, फ्री है यूट्यूब पर, और वहां से अपने डाउट्स को क्लियर करेगा। अगर फिर भी कोई डाउट लगेगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू। Question number 5. What comes under the characteristic of poor people? Oh, sorry, I have repeated the question. I'm really sorry. Sorry. हाँ, number 6. Jail cost of living was introduced by whom? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है कि भाई बद से भी बदतर तुम्हारी हालत है, तुम एक बिल्कुल ही वो सूखी रोटी और प्याज और नमक पर जी रहे हो, बहुत ही मिनिमम उस पर अपनी वेज पर जो जी रहे हो। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अगर आपको याद हो, सबसे पहला पॉवर्टी का एस्टिमेट किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था इन हिज बुक इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल, राइट। और उसमें उन्होंने कहा था 16 से 35 रुपए जो है वो हमारी पॉवर्टी लाइन है। तो जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो टर्म जो है दादा भाई नौरोजी ने दी थी, डिस्क्राइबिंग दोज पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोग जो इस पॉवर्टी लाइन से 16 से 35 रुपए की नीचे वाली लाइन से जी रहे हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उनको उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टर्म दी थी। दादा भाई नौरोजी, द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी विच वॉज मेड इन इंडिया, right? Question number 7. Which of the following organization collects every data on poverty in India? इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी के ऊपर डेटा कलेक्ट करती है इंडिया में? मनरेगा, NSSO, SJSRY, none of these. मनरेगा अगर आपको पता हो, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है आपकी। NSSO अगर आपको स्लाइड से याद आ रहा हो, जो हमने क्लास में पढ़ा था, आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है ये आपका डेटा कलेक्ट करती है पॉवर्टी के ऊपर। ये पहले 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, एक थी आपकी NSO और एक थी आपकी CSSO। NSO आपकी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो थी आपकी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। इन दोनों को मर्ज करके NSSO बनाया गया था, राइट। तो एवरी डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय NSSO, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? नेशनल फूड फॉर वर्क, आप काम करो हम आपको खाना देंगे, ये
प्रोग्राम जो था कौन से साल में लाया गया था? अगर आपको याद हो, ये भी हम अपनी स्लाइड में कवर कर चुके हैं, अपनी क्लास में कवर कर चुके हैं। सन 2004 में जो है इसको लाया गया था। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे from 2011-12, what percentage of the population comes under the poverty line in India? इंडिया की कितनी प्रतिशत जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो पावर्टी लाइन से नीचे आती है? 2011-12 के हिसाब से अगर आपको याद हो, तेंदुलकर लाइन का इस्तेमाल करके ये एस्टिमेट बनाया गया था और ये एस्टिमेट था समवेयर 21.9%, which is approximately equal to 22%. ये भी हम स्लाइड में कवर कर चुके हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने वो स्लाइड या जो प्रेजेंटेशन जो है वो क्लास नहीं देखी है, प्लीज गो बैक एंड रेफर टू दैट क्लास। उसको एक बार ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट लगता है मुझसे पूछिए, नहीं है आकर यहाँ पर मेरे साथ ये क्विज को, MCQs को सॉल्व करिए। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is a measure of for poverty determination? पावर्टी डिटर्मिन करने के लिए कौन से तरीके हैं इनमें से? पावर्टी गैप इंडेक्स, हेड काउंट रेशियो, सेन इंडेक्स, ऑल ऑफ दीज। ये जो चारों हैं ये पावर्टी डिटर्मिनेशन के तरीके हैं। पावर्टी गैप इंडेक्स में हम ये देखते हैं कि रिचेस्ट में और पुअरेस्ट में कितना फर्क है। हेड काउंट रेशियो में कुछ नहीं कर रहे, रिलेटिव पावर्टी जो है मेजर कर रहे हैं। और सेन इंडेक्स अगर आपको पता हो, नोबेल लॉरिएट जो कि इंडियन भी है, अमर्त्य सेन, उन्होंने दिया था पावर्टी डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये तीनों जो मेजर्स हैं ये आपके पावर्टी डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं। यहां तक सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है प्लीज नीचे चैट बॉक्स में लिखिए। साथ साथ में आप भी कोशिश करिए इस क्विज को सॉल्व करने की। एंड एट द एंड ऑफ द क्विज आपके जितना विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, आपके जितना करेक्ट आंसर्स होंगे, जितने आपने करेक्ट करे होंगे, उसको नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर लिखिएगा। राइट, एक छोटा सा क्विज हो जाएगा, एक कंपेटिटिव स्पिरिट जो है वो बच्चों में आ जाएगी और साथ ही साथ में जो है आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से वीक एरियाज है, कहां पे फोकस करना है और कहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो मेरे साथ ये सॉल्व करिए एंड अपने जो करेक्ट आंसर्स हैं, जितने करेक्ट आंसर्स हैं, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर नीचे कमेंट बॉक्स में जो है, चैट बॉक्स में जो जरूर अपने कमेंट करिएगा। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। The government has initiated which of the following programs to improve the food and nutritional level of the poor? इनमें से ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं जिसकी वजह से जो आपकी फूड और न्यूट्रिशन का जो लेवल है गरीब लोगों में उसको इंप्रूव किया जा सके? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ICDS अगेन फूड और न्यूट्रिशन लेवल बच्चों में देखने के लिए, मिड डे मील स्कीम जहां पे खाना प्रोवाइड किया, न्यूट्रिशियस खाना जो है प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं आपके, एक टाइम का खाना उनको दिया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां पर आपको सब्सिडाइज रेट्स पे ग्रेन्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसमें APL और BPL वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके हिसाब से कि आप कौन सी कैटेगरी में, बकेट में फॉलो करते हो, आपको चावल, गेहूं, चीनी, कभी कभी दालें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। राइट, so all of these. Question number 12. In which year did the Indian Parliament pass National Rural Employment Guarantee Act? NREGA, नरेगा कौन से साल में पास किया गया था? ये सबको पता होगा, 2005 में जो है नरेगा पास किया गया था, जिसको हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी कहते हैं। राइट, 2005 में, जो कि कहता है कि आपके जो वर्कर्स है, कोई ऐसा इंसान जो काम करना चाह रहा है, उसे साल में 100 दिन का जो काम है वो दिया जाएगा। और अगर हम फेल कर जाते हैं उसको 100 डेज का कोई काम देने में, तो उसको हम 15 दिन के अंदर अगर हम फेल कर जाते हैं उसको वो काम प्रोवाइड करने में, तो उसको हम जो है एक वेज देंगे जहां पे जो है वो 100 दिन के काम के बराबर वो रहेगी। राइट, तो ये आपका नरेगा। Which of the following 3 states in India are considered the poorest? इनमें से कौन सी ऐसी 3 स्टेट्स हैं भारत की जो सबसे गरीब मानी जाती हैं? ऑप्शंस: बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। 2 झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। 3 आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार। 4 मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। तो अगर पहली ऑप्शन में देखा जाए, अब बहुत बार होता है कि हमें पुअरेस्ट स्टेट पता है और रिचेस्ट स्टेट पता है, हमें नहीं पता कि कौन सी 3 स्टेट्स हैं, तो इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा।
अब यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा इज वन ऑफ द एफ्लुएंट स्टेट्स, आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर पहले आया था, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 अगेन हरियाणा है यहाँ पर, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार। आंध्र प्रदेश की आप बात करें, अगेन वन ऑफ द मोर एडवांस स्टेट, साउथ की स्टेट है, एडवांस स्टेट है, एग्रीकल्चर भी है, विशाखापट्टनम है वहां पर, जो आपका शिप बिल्डिंग है, आपकी रेलवे कोचेस की फैक्ट्री है, तो अगेन ये नहीं हो सकता। ये देखा जाए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये आपकी 3 पुअरेस्ट स्टेट्स हैं आपकी कंट्री की। पुअरेस्ट स्टेट कौन सी है? बिहार है, राइट। तो आपकी सबसे ज्यादा 3 पुअरेस्ट स्टेट्स कौन सी हैं? झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। डैश जनरली मूव इन एंड आउट बिलोंग टू विच कैटेगरी? ऐसे लोग, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ऐसे लोग जो इन एंड आउट मूव करते हैं पॉवर्टी के, उनको क्या कहा जाता है? उनको चर्निंग पुअर कहा जाता है, ओकेजनली पुअर कहा जाता है, ट्रांजिएंट पुअर कहा जाता है, या क्रॉनिक पुअर कहा जाता है? उनको कहा जाता है चर्निंग पुअर। चर्निंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है अंदर बाहर होना, बहुत वायलेंटली अंदर बाहर। हम चर्न कर रहे हैं, हम जो है मिल्क को चर्न कर रहे हैं। मिल्क को चर्न करने से क्या बनता है? आपका मक्खन बनता है। तो जब आप वायलेंटली किसी चीज को इन एंड आउट मूव कर रहे हैं, उसको चर्निंग कहा जाता है। तो चर्निंग पुअर ऐसे होते हैं जो इन एंड आउट पॉवर्टी से मूव करते हैं। ओकेजनली पुअर या ट्रांजिएंट पुअर ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वेल ऑफ होते हैं, अमीर होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है किसी कारणवश जो है वो गरीबी में आ जाते हैं। कभी कभार, बहुत रेयरली, बहुत सम टाइम, पैसे खत्म हो गए, स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर गई, कोई डिजास्टर आ गया, इन वजहों से, राइट। तो ऐसे तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, लेकिन किसी कारणवश कभी कभार जो है वो पुअर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। लास्ट में आता है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर आपके ऐसे हैं जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं, वो कभी भी अमीरी नहीं, कभी कभार अमीरी देख सकते हैं, बहुत रेयर केसेस में, लेकिन एज सच जो है वो गरीब ही रहते हैं जिंदगी भर। क्रॉनिक पुअर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। नरेगा प्रोवाइड्स वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउ मेनी डेज? अभी पीछे बताया था सवाल में, 100 दिनों के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर नहीं दे पाता है जितने भी दिनों के लिए, 15 दिन के अंदर, तो वो जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट वेज एक देगा कि भाई हम तुम्हें काम नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हें काम की जरूरत है, तो हमारी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट वेज रखो और जो है अपना गुजारा करो। नरेगा, ये इसको अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे एंड आपके लास्ट यूनिट में भी जो है इसको पढ़ेंगे, तो दोबारा से इसको कवर किया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16। What is the minimum calorie intake of the people in rural areas required to measure poverty? Rural areas में मिनिमम आपका जो कैलोरी इंटेक था वो कितना है? कैलोरी के स्पेलिंग गलत है, सॉरी। कैलोरी इंटेक कितना है आपका मिनिमम? 2400 किलो कैलोरीज। 2100 किलो कैलोरीज किसके लिए था? अर्बन के लिए था, राइट। और किस कमेटी ने दिया था ये जो कैलोरी इंटेक, मिनिमम कैलोरी इंटेक वाला जो फिगर है, कौन सी कमेटी ने दिया था? जिसको पता है कम ऑन नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, राइट। किस कमेटी ने दिया था? मैं लेक्चर के एंड पे बताऊंगी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 17। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू गिव सपोर्ट टू ओल्डर अडल्ट्स? गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था जो आपके वृद्ध व्यक्तियों को, जो आपके बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए? NSAP, PMAGY, VAMBAY, PMRY। हाँ जी, कौन सा दिया था? उन्होंने दिया था NSAP। NSAP क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जहां पे उन्होंने कहा था 60 साल से ऊपर और 79 ईयर्स तक जितने लोग हैं उनको प्रति माह 200 रुपए दिए जाएंगे, और 80 साल से ऊपर जो है उनको प्रति माह 500 रुपए दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इनको जो पैसे बांटे जाएंगे, कौन बांटेगा? जो आपकी लोकल बॉडीज जैसे पंचायत या आपकी अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह जो है बांटी जाएंगी, ताकि उनकी स्पेशल नीड्स को, उनकी हेल्थ को जो है देखा जाए। ये भी हम पढ़ चुके हैं PPT में। अगर आपने क्लास नहीं अटेंड की है, बार बार बोल रही हूँ, प्लीज गो बैक एंड अटेंड दैट लेक्चर, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. As per the Lakdawala formula, which among the following is accepted to measure urban poverty? Urban poverty measure करने के लिए लकड़ावाला ने कौन सा पैरामीटर लिया? क्या उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिया इंडस्ट्रियल लेबर्स का? क्या उन्होंने कंज्यूमर प्राइस लिया एग्रीकल्चर लेबर्स का?
क्या उन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स लिया या क्या उन्होंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया? अब यहां पर कभी कभार होता है कि हमें जवाब नहीं पता, यहां पे आप स्मार्टली कर सकते हो। स्मार्टली क्या कर सकते हो भाई? अर्बन पावर्टी सॉरी। और अगर आपको पता हो अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, राइट। होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या करेंगे? होलसेल प्राइसेस पे थोड़ी हमें चीजें मिलती है, हमें तो कंज्यूमर प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे चीजें मिलती हैं। तो ये दोनों तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। जब ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो गए, चौथा भी अपने आप एलिमिनेट हो गया, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स का है उसको इस्तेमाल किया जाता है अर्बन पॉवर्टी मेजर करने के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। Which among the following has been adopted by the तेंदुलकर कमिटी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी? अगर आपको याद हो, इंडिया के आज भी पॉवर्टी एस्टिमेट में तेंदुलकर कमिटी के एस्टिमेट्स लिए जाते हैं। ये कमिटी 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, राइट। कितना कहा था? रूरल पॉवर्टी की कितनी लिमिट है और अर्बन पॉवर्टी की कितनी है पर कैपिटा पर डे? 27 एंड 33। कुछ याद आया? इन्होंने बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग को लिया था। वेलफेयर मेजर्स को कैसे मेजर करेंगे? वेलफेयर मेजर्स तो क्या सरकार जो प्रोवाइड कर रही है। इनइक्वालिटी एंड ग्रो कैसे कर रहे हैं? कितनी जो है इनइक्वालिटी है हमारे साथ, अगेन यू कैन नॉट मेजर दैट। मोबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ये क्या है? आपकी कितनी माइग्रेशन हो रही है, कितने लोग काम ढूंढते ढूंढते रूरल एरिया से अर्बन एरिया जा रहे हैं, या छोटे शहर से बड़े शहर आ रहे हैं, या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। तो इन तीनों में से कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल कॉस्ट ऑफ लिविंग लिया था कि भाई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो रहा है, एक इंसान कितना खर्चा कर रहा है अपनी मिनिमम नीड्स पूरी करने के लिए। तो तेंदुलकर कमेटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट। व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन? बेसिक क्वेश्चन। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहां पर आपको लगेगा भाई सारे ऑप्शन सही हैं, कौन सा मार्क करें? ऑप्शंस देखते हैं। द लाइन दैट सेपरेट्स द रिच एंड द पुअर, क्या पॉवर्टी लाइन अमीरों को गरीबों से अलग करती है? हाँ भाई, बताती है कि कौन पॉवर्टी लाइन से नीचे है और कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। लेकिन क्या हर कोई जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो अमीर है? नहीं, दे आर नॉट ऑल रिच। कुछ मिडिल क्लास हो गए, कोई अपर मिडिल क्लास होगा, कोई लोअर मिडिल क्लास होगा, राइट। उसमें भी जो है रिलेटिव जो है आपको रिलेटिवली पॉवर्टी देखने को मिलेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, एवरेज इनकम बता रही है? नहीं, वो तो बता रही है कि कितने पैसे हमें चाहिए मिनिमम नीड्स पूरी करने के लिए। नहीं। द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स, हाँ ये लग सकता है, ये हो सकता है कि मिनिमम जो इनकम हमें चाहिए कि हम अपनी बेसिक जरूरतें जो हैं, अपनी जिंदा रहने के, जीवित रहने की जो जरूरतें हैं उनको पूरी कर सके। और ऑप्शन 4, द मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम बियॉन्ड विच वन इज कंसिडर्ड वेल्दी, नहीं, मैक्सिमम लेवल तो नहीं हो सकता। दैट लीव्स अस विद ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, which is the minimum level of income required to meet basic needs, is defined as the poverty line, right. Question number 21. Urban poor includes, जो urban poor हैं उनमें कौन कौन आते हैं? Street cobblers, roadside vendors, push cart vendors, all of these. Street cobblers जो आपके मोची वगैरह, जो जूता पॉलिश वगैरह करने वाले बैठे रहते हैं। रोड साइड वेंडर्स जिन्होंने सड़क के किनारे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाई होती हैं, कोई खिलौने बेच रहा होता है, कोई कुछ खाने पीने का बेच रहा होता है। पुश कार्ट वेंडर्स जो ठेले और रेडी चला रहे होते हैं। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो है अर्बन पुअर में इंक्लूड होते हैं, दे फॉर्म अर्बन पुअर। तो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मतलब आप जो आगे पीछे देखते हो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 22. The concept of poverty line in India was introduced in, कौन से साल में poverty line का कॉन्सेप्ट आया था? 1981, 1979, 1973, 1975। अगर देखा जाए तो प्लानिंग कमीशन ने एक अपना जो है ग्रुप बिठाया था 1962 में, बट 1962 इज नॉट द ऑप्शन जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को पहली बार डिफाइन करा था। इट वाज ओनली इन 1979 जब आपकी वाईके अलग कमिटी बैठी थी, जो आपकी टास्क फोर्स थी वो बैठी, एक्सपर्ट ग्रुप था जो बैठा था, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने एक्सपैंड किया था इस कॉन्सेप्ट को पॉवर्टी लाइन के, और आपके जो पुअर हैं उनको डिफाइन किया था रूरल पुअर में और अर्बन पुअर में, राइट। और आपकी एक पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द कैलोरी इनटेक जो है उन्होंने बनाई थी, ठीक है। कितनी कैलोरी इनटेक थी रूरल के लिए और कितनी कैलोरी इनटेक था अर्बन के लिए? प्लीज नीचे कमेंट में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
इसका आंसर ऑप्शन 3 है, बाय द वे, सॉरी ऑप्शन 2 है, सॉरी 1979। या क्वेश्चन नंबर 23, which approach is used by the government to overcome the issue of poverty? कौन सी अप्रोच सरकार इस्तेमाल करती है कि वो पॉवर्टी को खत्म कर सके? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जहां पे वो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करती है। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, जैसे हमारा नरेगा है, जैसे हमारा रोजगार योजना है हमारी, जैसे हमारा हाउसिंग स्कीम्स हैं, ये सब, जैसे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, अगेन पुअर की जो है मिनिमम नीड्स मीट करनी है, कैसे? वेलफेयर मेजर्स के थ्रू। वेलफेयर मेजर्स में क्या आएगा? टॉयलेट्स बना दिए, कम्युनिटी टॉयलेट्स बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दिए, हेल्थ केयर सेंटर्स बना दिए, खाना जो है वो सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कर दिया, या फिर ऑल ऑफ दिस। यहां पर आएगा ऑल ऑफ दिस। तीनों अप्रोचेस जो है वो सरकार इस्तेमाल करती है कि पॉवर्टी को हम खत्म कर सके। ठीक है, अभी जो है क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इनकम ऑफ रमन इज 3000 पर मंथ। अब रमन कितना कमा रहा है? हर महीने प्रतिमाह 3000 रुपए। अमन कितना कमा रहा है? 4000 रुपए। इन सच अ केस रमन इज डैश पुअर टू अमन। रमन इज रिलेटिवली पुअर टू अमन। रिलेशन में ना, अमन के रिलेशन में रमन पुअर है, लेकिन अगर यहीं पे मैं बोल दूं कि चमन जो है वो 2000 कमा रहा है, तो यहाँ पे रमन इज रिलेटिवली रिचर देन चमन, लेकिन यहां पर रिलेटिवली पुअर देन अमन, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 25। MPCE method, monthly per capita expenditure method of determining poverty line has been criticized because इसकी क्या limitations है MPCE method की? It does not differentiate between various categories of poor. जो अलग अलग categories हैं poor की, उनके बीच में differentiate नहीं करता। उसे आपको बोलता है कि हाँ ये मेरी poverty line है, इसके नीचे तुम हो तो तुम पुअर हो, तुम किसी से ज्यादा गरीब हो, किसी से ज्यादा अमीर हो, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, वो नहीं डिफरेंशिएट करता। ट्रू। इग्नोर्स फैक्टर्स लाइक इनकम एंड एसेट ऑफ पुअर। वो तो खाली ये देख रहा है ना कि भाई कितना खर्च कर रहे हो तुम, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसमें वो तुम्हारा ना इनकम देख रहा है ना एसेट्स देख रहा है, तुमने क्या बनाए हैं, क्या तुम्हारे पास जमीन है, क्या जायदाद है, क्या सोना है, क्या चांदी है, कुछ नहीं देख रहा। ट्रू। Does not consider social factors responsible for poverty. Again, वो ये नहीं देख रहा कि किस वजह से poverty हो रही है, वो खाली इकोनॉमिक फैक्टर्स देख रहा कि भाई पैसा नहीं है। सोशल फैक्टर्स क्या होती है? आपके क्या कास्ट की वजह से, आपकी जो सोशल टैबूज हैं उसकी वजह से, क्या जो कुछ ऑक्यूपेशन जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स है, या जो आपके ये होते हैं जमादार्स होते हैं, या ये हैं जो आपके सफाई करते हैं, क्या ये सोशल स्टिग्मा की वजह से पावर्टी में है, क्या ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से पावर्टी में है, क्या ये लैक ऑफ हेल्थ केयर की वजह से पावर्टी में है, क्या ये औरतें हैं तो इस वजह से जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से पावर्टी में है? सो इट डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर्स। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स लिमिटेशन है आपकी MPCE मेथड की, एंड ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। Head count ratio is calculated by dividing the number of people below the poverty line by, अब ये बोल रहा है head count ratio जो है आपका, which is a method of determining poverty, this is people BPL below poverty line divided by what? नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? total number of people who are poor, urban poor, rural poor, या total population? यहां पे आंसर है ऑब्वियसली total population। ये एक रिलेटिव मेजर है जो बताता है कि पूरी पॉपुलेशन में से इतने लोग जो हैं ये पुअर हैं। आपकी पूरी पॉपुलेशन 1.3 करोड़ की है, उसमें से 300 मिलियन लोग जो है आपके पुअर हैं। सो दैट इज योर हेड काउंट रेशियो, राइट? इट इज अ रिलेटिव मेजर। क्वेश्चन नंबर 27। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जिसने वो लेक्चर जो है पुराने वाला ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। टास्क फोर्स 1979 में बनी थी, प्लानिंग कमीशन 1989 में बनी थी, एक्सपर्ट ग्रुप 2005 में बना था, या नरेगा 1962 में बना था। ओके, अगर आपको पता हो, अभी हमने सॉल्व किया, नरेगा 2005 में था, राइट? प्लानिंग कमीशन 1962 में थी, एक्सपर्ट ग्रुप जो है 1989 में बना था, जिसको लकड़ा वाला कमेटी के नाम से भी जाना जाता है,
ये लकड़ा वाला कमेटी ने अलग कमेटी की रिकमेंडेशंस को ही आगे फॉरवर्ड किया था। अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट रखा था, एक कैलोरी जो आपकी मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसी को बेसिस रखा था, और साथ ही साथ स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस जो है ये लेकर आए थे। तो विच लीव्स यू विद, ये तीनों तो गलत हो गए। टास्क फोर्स 1979, जिसको अलग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, वाई के अलग कमेटी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, A1, अलग कमेटी, राइट। टास्क फोर्स was formed in 1979. So that was all for today, right? Reiterating it again कि ऑनलाइन कोर्स जो है वो एट द रेट ऑफ 299 ओनली जो है आज रात 12 बजे तक आपके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं प्लीज यूज द कूपन कोड SPARK95 एंड हमारे साथ जो है हमारी जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है जहां पर आपको 8 से ज्यादा एक्सपर्ट्स जो है पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं तो ऑलरेडी जो है 7 की फोटो लगी हुई है, प्लस यहाँ पे आप अमन सर का नाम जोड़ लीजिए, राइट तो 8 लोग हो गए। तो 8 लोग जो है एक्सपर्ट्स जो है आपको इसमें पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ तैयारी करिए एंड मैं गारंटी करती हूँ कि आपकी तैयारी जो है यू विल ऑलवेज बी अ स्टेप अहेड फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। सिलेक्शन हो ना हो वो आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी मेहनत पूरी रहेगी। सो प्लीज डू जॉइन अस। आप में से जितने भी लोग ये ऑफर जो है अपॉर्चुनिटी जो है अभी तक जिन्होंने अवेल नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली है, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अपने स्कोर्स जो हैं वो नीचे मेंशन करना मत भूलिएगा कि कितना स्कोर किया आपने। कितने क्वेश्चंस थे? 27। एक जो था वो रिपीटेड था, तो ऑलमोस्ट 26 में से आपने कितना स्कोर किया, प्लीज डू मेंशन इट बिलो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल रिवर्ट as soon as possible, ठीक है। होप टू सी यू ऑल सून। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी स्टडिंग।